नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज चर्चा करेंगे वक्फ संशोधन विधेयक पर। घमासान अभी भी थमा नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड कह रहा है देश भर में इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहली याचिका दाखिल भी कर दी गई है इस विधेयक के खिलाफ। अब तो औपचारिकता बची है, ये कानून बनना तय है, लेकिन राजनीतिक घमासान भी है और अदालती खींचतान भी मुंह बाय खड़ी है। लेकिन इससे दरअसल मुसलमानों का फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या उन्हें विक्टिमाइज किया जा रहा है, खौफ पैदा किया जा रहा है, या वक्फ का भी एक खौफ था और उसे दूर करना भी जरूरी था? इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ बेहद ही खास मेहमान AIMIM के मुखिया, लोकसभा सांसद हैं और बाकायदा इन्होंने विधेयक की प्रति भी फाड़ दी थी संसद में, लोकसभा में। असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ हैं। ओवैसी साहब, आप कहते हैं ये गैर संवैधानिक है, तानाशाही कर रही है सरकार, लेकिन प्रजातांत्रिक तरीके से पास हुआ ना ये विधेयक। तो लोकसभा में चर्चा हुई, 288 लोगों ने इसके पक्ष में वोट डाला, 232 विपक्ष में थे जिनमें आप भी थे, और राज्यसभा में 128 वो पक्ष में वोट डालते दिखे और मुखालफत की 95 ने। इससे बेहतर लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या हो सकती है? आफ्टर ऑल डेमोक्रेसी इज अबाउट नंबर्स। ओवैसी साहब, नहीं, हिटलर भी इलेक्शन जीत कर आया था और 60 लाख यहूदियों को गैस चैम्बर में डाल दिया। इंदिरा गांधी ने भी कानूनन इमरजेंसी लगाई और उसके बाद सब लोगों को बंद कर दिया। इस सरकार ने भी एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लाया है जो इस बात को बताता है कि हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म के मानने वाले अपने धर्म के स्थानों को अपने ही लोगों से चलाएंगे। दूसरे धर्म के लोग उनको दान दे सकते हैं, बाय यूसेज उनको फ़ायदा होगा और लिमिटेशन एक्ट उन पर अप्लाई नहीं होगा। मुस्लिम धर्म के धर्म स्थानों को दूसरे नॉन मुस्लिम चलाएंगे, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके एनक्रोचर्स को फ़ायदा पहुंचा मालिक बनाएंगे और वक्फ बाय यूसेज वहाँ पर चलेगा, यहाँ पर निकल जाएगा। तो ये ग्रेव वायलेशन है आर्टिकल 14 का, राइट टू इक्वालिटी का, एब्यूज़ ऑफ आर्बिट्री प्रोसेस का, आर्टिकल 15 का, 26 का और 29 का और फिर आर्टिकल 15 का। तो ये फ़र्क है। आप तो लाए हैं कानून, आपने बना दिया, मगर आपने इन तमाम भारत के फंडामेंटल राइट्स को उसको वायलेट करके आपने इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल बनाया है, इसलिए हम इसकी मुखालिफत कर रहे हैं। क्या आप मुसलमानों को डरा रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं, उनको बरगला भी रहे हैं? और ये बात मेरी नहीं, गृह मंत्री अमित शाह ने ये बात कही कि अरे भाई ये तो कह रहे थे CAA कानून बना कि नागरिकता छीन लेंगे मुसलमानों की। बताइए एक भी मुसलमान जिसकी नागरिकता छीनी हो? ये सवाल पूछा था अमित शाह ने। वो कह रहे थे कि अनुच्छेद 370 के बारे में कहा कि मुसलमानों पर अत्याचार होगा, पर जम्मू कश्मीर में तो मुख्यमंत्री बन गए उमर अब्दुल्ला। आप डर पैदा कर रहे हैं और कुछ नई राजनीति चमका रहे हैं। तो आपके सवाल में 3-4 सवाल हैं। एक, उमर अब्दुल्ला की बात कर रहा हूँ। उमर अब्दुल्ला एक शहर का भी मेयर कहलाना शर्मिंदगी होगी। उमर अब्दुल्ला अपने एक प्यून को अपॉइंट नहीं कर सकते, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि अमित शाह के स्टेटमेंट का हवाला दे रहे हैं, तो आसाम में जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड NRC हुआ, जिसमें से लाखों लोगों के नाम नहीं आए, जिसमें से 2.5 या 3 लाख मुसलमान के नाम भी नहीं आए, तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ने नहीं कहा कि जो नॉन मुस्लिम है हम उनको CAA से भारत की नागरिकता दे देंगे? और भारत में जिस दिन NPR NRC होगा, आप देख लेंगे क्या तमाशा होने वाला है। अब आ जाइए इस बिल के ऊपर। जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहा हूं, संदीप साहब, जिस दिन लोकसभा में डिबेट और वोटिंग हो रही थी, उस दिन सरकार ने स्पीकर से परमिशन लेकर सेक्शन 80 के बाईपास करके स्पीकर ने इजाजत दी। एक 3D सेक्शन उन्होंने ऐड किया इस बिल में। वो 3D सेक्शन क्या कहता है, सुन लीजिए जरा 1 मिनट। एनी डिक्लेरेशन और नोटिफिकेशन इशूड अंडर दिस एक्ट or under any previous act in respect of waqf property shall be void if such property was protected monument or protected area under Ancient Monuments Act 1904 or the ASMR Act 1958। अब इस कानून से कल
जिस दिन प्रेसिडेंट साइन करेंगे संभल की मस्जिद वक्फ नहीं रहेगी, क्योंकि संभल की मस्जिद जो है वो एएसआई में प्रोटेक्टेड साइट है, दिसंबर 22 1920 को, और एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एक्ट में अप्लाई होता है। तो संभल की मस्जिद चलेगी ना वक्फ से। अब मैं झूठ बोल रहा हूं क्या बताइए? जितने इमाम बाड़े हैं लखनऊ में, हैदराबाद में, वो सब जो एएसआई के तहत है, उसका रजिस्ट्रेशन मुश्किल हो जाएगा। दरगाहें हैं, सलीम चिश्ती की दरगाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, उस दरगाह के मुतवल्ली नरेंद्र मोदी को अपना मुतवल्ली बनाकर इस बिल की तायीद में पूरा निकल गए थे, और बड़ी उम्मीद थी अब उन्हीं की दरगाह पर एएसआई बोलेगा कि तुम मुतवल्ली नहीं हो, ये हमारी प्रॉपर्टी है। मैं क्या डर फैला रहा हूं? मैं तो एक्ट को देखकर आपसे कह रहा हूं। अगर आप मुझे एक और मिनट की इजाजत दिए तो मैं आपको बता देता हूं कैसे वायलेशन हो रहा है। जी बताइए। राम मंदिर के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने 3 या 4 पेजेस में कहा कि वक्फ बाय यूजर इज एस्टैब्लिश्ड, इट इज एक्सेप्टेबल, और उन्होंने 8-10 चीजें बताई। अब आपने क्या कर दिया कि वक्फ बाय यूजर होगा अगर डिस्प्यूट और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी से नहीं होगा। भाई अगर मैं जो हिंदू धर्म में टेंपल बाय यूसेज, मड बाय यूसेज एक्सेप्टेबल है, तो अब दिल्ली में और पूरे देश में सच्चर कमेटी ने कहा कि खाली 586 प्रॉपर्टी जिक्र किया। अब कल मैं सरकार के पास जाऊंगा कि भाई ये मेरे प्रॉपर्टी है, मस्जिद है, मॉन्यूमेंट है, तो बोलेंगे नहीं, अब तो हमने इस तरह लॉ बनाया कि गवर्नमेंट है एएसआई, डेफिनेशन बढ़ा दिया गया, मैं वो प्रॉपर्टी लूज कर लिया। अब मैं वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, सरकार से मेरा झगड़ा है, मैं सरकार को जाकर कहूंगा कि मुझे दीजिए, तो सरकार बोलेगी कि हमने डेजिग्नेटेड ऑफिसर को बनाया है, वो तय करेगा। क्या कोई अपने ही केस में जज होता है? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, आप आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या? जी करिए, बात पूरी कीजिए। अरे हाँ, अरे मैं लूज कर गया। अब मैं वक्फ बोर्ड जाकर बोलेगा कि भाई इन लैंड ग्रैबर्स को, एनक्रोचर्स को निकालो, तो वो बोलेंगे भाई लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो रहा है, हम 12 साल के बाद ओनर बन जाएंगे। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने वो जो जू में जाकर जानवरों को देखे, वो जानवरों को नहीं देखे, वो जानवरों को देखकर मुस्कुरा रहे थे कि ये मुसलमानों का मैं हाल करूंगा, इनको भी जू में लाके डालूंगा। और जो जू बनाया वो मुंबई में खोजा शिया बरादरी के यतीम खाने से 22 करोड़ में वक्फ प्रॉपर्टी को नहीं खरीद सकते, एलियनेट नहीं होता, उन्होंने अपना आलीशान बंगला बना लिया। वो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, तो वो एडवर्स पोजीशन में अब मालिक बन जाएगा। अब आप बताइए झूठ है या सच है? ये नहीं, आधी अधूरी तस्वीर ही पेश कर रहे हैं क्या आप? ओवैसी साहब, अब दूसरी तस्वीर भी आपके सामने पेश करता हूं। क्या वक्फ बोर्ड क्या दरअसल लैंड जिहाद करने का एक जरिया बन गया था? एक खौफ पैदा किया जा रहा था। वामसी कहता है 9,40,000 एकड़ की कुल मिलाकर वक्फ की संपत्तियां, जो रकबा है, इलाका है, वो है। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह क्या कह रहे हैं कि 1913 से 2023 तक 18 लाख एकड़ जमीन थी वक्फ बोर्ड के पास, लेकिन 2013 से 2025 इसमें 21 लाख एकड़ जमीन और जोड़ दी गई। कुल मिलाकर यह हो गई 39 लाख एकड़ जमीन। तो ये जमीन में इतना इजाफा कैसे हो रहा है? ये गोरख धंधा भी हो गया था। जवाब एक ही है जी। संदीप सुनिए, वामसी पोर्टल तो संदीप साहब नहीं चला रहे, ना ओवैसी चला रहा है। वामसी पोर्टल है कंट्रोल में मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के, और इसी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सुप्रीम कोर्ट में लिख कर दिया कि 95% ऑफ प्रॉपर्टीज हैव बीन डिजिटाइज्ड, और वामसी पोर्टल पर आ गए। भाई ये मैं चला रहा हूं, ये आप और हम तो कंट्रोल नहीं कर रहे वामसी पोर्टल को। वामसी पोर्टल तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज कंट्रोल कर रहा है। तो अमित शाह को अगर शिकायत है तो वो अपने मिनिस्टर हैं, वो पूछते हैं अपने मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स कैसा हो रहा है। आप वैमसी पोर्टल बना रहे हैं, वैमसी पोर्टल पर आप मैनेज कर रहे हैं, और स्टेट वक्फ बोर्ड्स और लोग उसको आपके नॉर्म्स के लिहाज से उसको डाल रहे हैं। आपको तकलीफ क्यों हो रही है? आप ही तो क्रिएट किए ना उसको, आप शिकायत कर रहे हैं उसकी। संसदीय कार्य मंत्री देश को पागल बनाने की बात कर रहे हैं। किरण रिजिजू, जिन्होंने ये विधेयक भी पेश किया, वो 1970 के एक मामले का जिक्र करते हैं
कि भाई सीजीओ कॉम्प्लेक्स पार्लियामेंट बिल्डिंग भी वक्फ की प्रॉपर्टी है। आपने एंटीलिया का जिक्र कर दिया, वो दावा आप लगातार नवंबर पिछले साल से करते आ रहे हैं। किरण रिजिजू का यह भी कहना है कि यूपीए सरकार ने 2013 का जो वो कानून बना था उसके बाद 123 प्रॉपर्टीज डी नोटिफाई कर दी और वक्फ को दे दी। ये लैंड माफिया की तरह काम हो रहा है। तो न सुनिए संदीप साहब, कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ कैसे होती है? सर्वे कमिश्नर जो कलेक्टर से बड़ा ऑफिसर होता है सर्वे करता है, और जब वो ऑब्जेक्शन देता है और सेटिस्फाई होने के बाद वो चीफ सेक्रेटरी को लेटर लिखता है। चीफ सेक्रेटरी एक गजेट नोटिफिकेशन इशू करते हैं। ये मैं नहीं करता हूं। जब चीफ सेक्रेटरी गजेट नोटिफिकेशन इशू कर दिए, वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो गई। नंबर 1, 1970 का इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर का लेटर है जिसमें उन्होंने कहा कि इन तमाम प्रॉपर्टीज को दो, और उसके बाद उन्हीं के कार्यकाल में फिर 80s में प्रधानमंत्री ऑफिस की तमाम मंत्रालयों से मीटिंग और कहा कि इसको दो। सच्चर कमेटी ने कहा कि 123 प्रॉपर्टीज दिल्ली के ये वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, इनके हवाले करो। उसकी कीमत 2007 में मार्केट वैल्यू 6000 करोड़ की थी। आज आपने क्या कर दिया उसको? और उससे 1954 वक्फ एक्ट से पहले एक और कानून था, उससे पहले अंग्रेजों के से पहले वो पूरी प्रॉपर्टीज वक्फ की हैं बाय यूसेज। तो आपने अपने कब्जे को मनवाने के लिए, जो आप एनक्रोचर हैं, आपने कह दिया कि डेजिग्नेटेड ऑफिसर तय करेगा, जो आपका अपॉइंटी होगा। आपने वक्फ बाय यूज निकाल दिया। आपने एडवर्स पोजेशन को लिमिटेशन एक्ट अप्लाई कर दिया। तो किरण रिजिजू झूठ क्यों बोल रहे हैं? पार्लियामेंट के सामने जो मस्जिद है संदीप साहब, वो भी 123 प्रॉपर्टीज में, क्या वो गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है? वो बताइए। पर क्या आप इस बात से इनकार करते हैं कि कुछ गड़बड़ झाले नहीं थे? अगर पारदर्शिता जवाबदेही तय हो रही है वक्फ बोर्ड में, उनके संचालन में, तो उसमें दिक्कत क्या हो सकती है? और यहां मैं बिल्कुल आप ही की पक्ष का एक उदाहरण भी देना चाहूंगा। अब जफर फारूकी नाम के शख्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश सुन्नी बोर्ड के अध्यक्ष हैं, 24 साल से हैं। 8 साल से वहां योगी सरकार है और लगातार आरोप लगते रहते हैं कि भाई जमीन पर कब्जा करने का काम चल रहा है। तो इस पर तो रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए? जुफैर फारूकी सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं। जुफैर फारूकी एक इज्जतदार परिवार से आता है। जुफैर फारूकी करप्ट नहीं है। जुफैर फारूकी इलेक्शन जीत कर आता है। जुफैर फारूकी इन तमाम के लिए बहुत अच्छा हो गया जब बाबरी मस्जिद के इवज में 5 एकड़ जमीन मिली वहां पर उस मस्जिद जरारा को बनाने के लिए, तो जुफैर फारूकी हीरो हो गया इनके लिए। अब जुफैर फारूकी इनके लिए विलन बन चुका है क्योंकि वो एक ईमानदार आदमी है। अब आप हमको बताइए कि आप जहां से जो सच्चाई को बयान करेगा वो आपका दुश्मन हो जाता है ना। और अगर यूपी में तो यह हाल हो चुका है कि गजेट नोटिफिकेशन को योगी सरकार नहीं मान रही है, बुरी नकार रही नहीं, वक्फ की नहीं, हम नहीं मानते उसको। वहां पर कई वहां के लोकल कानून लॉज हैं, उसको सबको उन्होंने निकाल दिया। अब वहां पे तो वक्फ प्रॉपर्टी को मान ही नहीं रहे। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं जिम्मेदारी के साथ। जो 3D सेक्शन ऐड किया गया लोकसभा में, उसकी बुनियाद पर तो संभल की मस्जिद चलेगी, अब तो वक्फ नहीं रहेगी। वो बताइए मुझे झूठ साबित करें लोग। 3D सेक्शन जो ऐड किया गया है वो क्या कहता है? भाई आप वक्फ बाय यूजर निकाल दिए हैं। अच्छा आप ये बताइए, ये होते कौन है बीजेपी वाले? नरेंद्र मोदी के 5 साल तक कोई प्रॉपर्टी नहीं देगा नया मुसलमान या जो मुसलमान है। अगर वो मुसलमान हिंदू धर्म को कबूल कर ले तो मठ को दे सकता है 5 साल तक। अगर कोई क्रिश्चियनिटी से हिंदुज्म आ गया तो वो दे सकता है। और आप प्रैक्टिसिंग मुसलमान का मतलब क्या है कि किरण रिजिजू की तरह वो क्लीन शेव हो या ओवैसी की तरह दाढ़ी हो? अगर उसको मॉब पकड़कर मार देगा और बोलेगा तो जीएसआर का नारा लगाया, वो नारा लगा देता अपनी जान बचाने के लिए, तो क्या वो हिंदू रहेगा या मुसलमान रहेगा? आर्टिकल 300A कॉन्स्टिट्यूशन कहता है प्रॉपर्टी मेरी राइट है, मैं जो चाहे कर लूं। ये आपका आर्टिकल 14 का वायलेशन, ये आपका एतराज इक्वालिटी जायज है। पर एक चीज ये बताइए ओवैसी साहब, ये विपक्ष में भी अलग अलग सुर और स्वर क्यों सुनाई दिए? शरद पवार तो पहुंचे नहीं, शशि थरूर कह रहे हैं कि नहीं इस विधेयक में कुछ प्रावधान बहुत अच्छे हैं, और राहुल गांधी अब कह रहे हैं, उनकी माता ये कह रही हैं कि ये तो गैर संवैधानिक कानून है।
वो 12:45 पर लोकसभा में आते हैं, वो नेता प्रतिपक्ष हैं, 12 बजे बिल पेश हो चुका था, लंच के बाद गायब हो जाते हैं, शाम को 6:05 पर आते हैं। तो कितनी गंभीरता विपक्ष की भी है या आपके ऐतराज की भी, ये भी तो सवाल पूछे जाएंगे ना ओवैसी साहब। नहीं, आप संदीप चौधरी बेबाक तरीके से सवाल पूछते हैं, इसीलिए आप मशहूर हैं और अनबायस्ड जर्नलिज्म को मानने वाले आपको देखते भी हैं। अब ये जहाँ तक मोहतरमा सोनिया गांधी का सवाल है, देखिए ओल्ड एज है, बीमार है, हो सकता है कि देर से आई, मगर दूसरे नेताओं के बारे में आप जो कह रहे हैं कि हाँ उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। अब अजीत पवार के बारे में आप क्या बोलेंगे संदीप साहब? आप नीतीश कुमार के बारे में क्या बोलेंगे? चंद्राबाबू नायडू के बारे में क्या बोलेंगे? चिराग पासवान के बारे में क्या बोलेंगे? भाई रामविलास पासवान का क्या स्टांस था 2002 में? अच्छा संदीप साहब, एक आप बात बोलने की इजाजत दीजिए कि चंद्राबाबू नायडू के एक एमपी ने कहा कि हम ये डिमांड करते हैं कि जो नॉन मुस्लिम को मेंबर बना रहे हैं उसको मत बनाइए। अपोजिशन ने उसी के ऊपर डिवीजन का डिमांड किया, सिर्फ उस अमेंडमेंट के ऊपर। मैंने भी 10 अमेंडमेंट दिए थे, मगर सबने तय किया कि एक अमेंडमेंट के ऊपर डिवीजन होगा। चंद्राबाबू नायडू की पार्टी उस पर तायद नहीं की। अगर उस एक अमेंडमेंट को ऊपर वो तायद करके बिल की तायद करते तो लोग समझते कि हाँ ये इस बारे में इनके पास कोई जेन्युइन रीजन होगा, वो बोलते। और जब अमेंडमेंट डिवीजन आया तो टीडीपी ने पूरा तायद कर दी। अच्छा, आपको जानकर हैरत होगी कि चंद्राबाबू नायडू ने लोकसभा के बिल से रात में 70 मुसलमान नेताओं को 1 घंटा बिठाकर ज्ञान दिया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर। डोंट वरी, इट विल नॉट हैपन, मैं डिमिटेशन एक्ट अप्लाई होने नहीं दूंगा, मैं वक्फ यूजर को निकालने नहीं दूंगा, मैं किसी नॉन मुस्लिम को मेंबर नहीं बनाऊंगा। वो बेचारे तमाम के तमाम मुसलमान बड़े खुश थे। एक मुसलमान जहीन था आपकी तरह, उसने फोन करके मुझे गाली देकर नायडू के बारे में कहा कि हमको बेवकूफ बना रहा है। मैं बोला भाई साहब, ये वो आदमी है जब गुजरात 2002 में जल रहा था तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार की तायद किया। कैसे तायद किया था? ये शायद 100 टन चावल ले लिए थे वहां पर। तो चंद्रबाबू नायडू 10 साल सत्ता के बाहर रहे। अब ये जो उनका फैसला पासवान का, नीतीश कुमार का, नायडू का, अजीत पवार का, मांझी का और कुमारस्वामी का हुआ, ये खमियाजा भुगतेंगे पॉलिटिकली इंशाअल्लाह। चंद्रबाबू नायडू के मामले में लोकेश को नुकसान होगा। लेकिन वक्फ का ये जो घमासान है, इसमें चुनावी नफा नुकसान, उसका पहला इम्तिहान तो अक्टूबर नवंबर में बिहार में आ जाएगा ना। आप नीतीश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, वो कह रहे हैं पसमानदा मुसलमान 17.7% कुल मुसलमानों की आबादी है और उसमें से 73% पसमानदा मुसलमान है। नीतीश कुमार क्या वहां दांव खेल रहे हैं? ये मुसलमानों में भी बंटवारा किया जा रहा है क्या? नीतीश कुमार, सुनिए, नीतीश कुमार ने जो कास्ट सर्वे किया था, शेरशाहवादी, कुलैया बरादरी और जितने बरादरियां बैकवर्ड क्लास के हैं, उनकी पॉपुलेशन के लिहाज से ओबीसी मुसलमान जिसको हम कहते हैं, उनको तो नौकरियों में हिस्सा ही नहीं मिला। चाहे शेरशाहवादी हो, कुलैया हो या आपके कुरैशी हो या जितने ओबीसी मुस्लिम बरादरियां वहां पर हैं, उनको तो उनका हिस्सा ही नहीं मिला। तो कौन सी बात कर रहे हैं? अच्छा, एक एमपी नहीं है बीजेपी के पास। आज बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम मुसलमान। भाई तुम एक एमपी को नहीं जिता पाते, तुम एक एमपी तुम्हारे पास लोकसभा का नहीं है। बताओ, नीतीश कुमार के पास कोई लोकसभा का मुस्लिम एमपी है? सॉरी फॉर द इंटरप्शन। बीजेपी की राजनीति समझ में आती है, उनको मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं, कोई सांसद नहीं, कोई मंत्री नहीं, यूपी जैसे राज्य में कोई विधायक नहीं। पर नीतीश की या नायडू की या चिराग पासवान की या जयंत चौधरी की क्या मजबूरी है? उन्हें नहीं मालूम कि ऐसा करने से वो पैर पर कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पर जाकर पैर मार रहे हैं। इतनी नादानी तो कोई राजनीतिक दल नहीं करता ना। नहीं सर, नहीं, आपकी एक एक बात से मुत्तफिक हूं मैं, बस ऐड करके कह रहा हूं कि इन लोगों को अब एक ही चीज बाकी है कि किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा एक आम आदमी का कि नरेंद्र मोदी ने इन तमाम की बलि दे दी। अब इनका एक ही काम है कि अपनी पार्टी को बीजेपी में मर्ज कर ले। जयंत चौधरी चरण सिंह की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान अपने बहादुर बाप रामविलास पासवान की तरह तो काम नहीं कर रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू तो हमेशा डिसीव करते रहे हैं। जो अपने ससुरे का नहीं हुआ वो आंध्रा के मुसलमानों का क्या होगा? तो अब इनके पास एक ही काम रह गया कि वो अपनी पार्टी को मर्ज कर ले। नरेंद्र मोदी ने कहा कि सनम हम तो डूबे हैं, सनम तुमको भी ले डूबेंगे।
तो उन्होंने काम कर दिया। अब जिंदगी भर जितने लोग संविधान को मानने वाले हैं, इस भारत की डाइवर्सिटी को मानने वाले हैं और मुसलमान हैं, उसमें बड़ी तादाद में शामिल हैं, वो इन लोगों को तो माफ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। नहीं नहीं, आने वाला आप टाइमलाइन अगर देखेंगे, बिहार के बाद बंगाल में भी चुनाव हैं, पश्चिम बंगाल में, असम में चुनाव हैं, तमिलनाडु में चुनाव हैं, केरल में चुनाव हैं, तो ऐसा पॉलिटिकल सुसाइड वाला कदम बीजेपी क्यों उठाएगी? हम ये क्यों ना माने कि वो सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास कर रहे हैं, मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं, ये सौगातें मोदी है, ये मानने से आपको क्यों तकलीफ होती है? वो सौगात का अगर आप, मैं यहां पर कंट्रोवर्सी हो जाएगी, जरा इंग्लिश में पढ़ लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, कि उसमें किस प्रोडक्ट में क्या चीज मिली हुई है जो दे रहे हैं, वो अंग्रेजी का आप देख लीजिए। अच्छा, और एक बात, सौगात जो है वो तो उर्दू लफ्ज है, ये तो कटमुल्लाओं की जबान है, कैसे सौगात इस्तेमाल कर लिया आपने? और आप ये समझ रहे हैं कि ये सौगात देकर आप हमारी मस्जिद को छीन लेंगे, दरगाह को छीन लेंगे, कब्रस्तान खानका को छीन लेंगे, तो हम खामोश बैठ जाएंगे, हम अपने ईमान का सौदा कर लेंगे। आप इस बिल के, इस कानून के जरिए हमारे ऊपर ऐलान जंग कर दिया भारत के मुसलमानों पर नरेंद्र मोदी ने, हमारे ईमान पर, हमारी दरगाहों पर, हमारी शहरियत पर, हमारी समाजी और माशी जो मार्जिनलाइजेशन हो रहा है उसको और बढ़ेगा उसमें, और देश में झगड़े होंगे, मस्जिदों के, मंदिर के झगड़े होंगे। राजनीति या पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ओवैसी साहब निरंकुश नहीं हो सकता है। इस देश में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस है। अगर कार्यपालिका कुछ करता है या विधायिका या संसद कुछ करती है तो अदालत है। कांग्रेस के एक सांसद सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। अगर ये गैर संवैधानिक है तो सुप्रीम कोर्ट पलट देगा इस फैसले को। नहीं, मेरा भी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में हमने दे दिया है। हमारे एडवोकेट निज़ाम पाशा साहब ने उसको सुप्रीम कोर्ट में सबमिट कर दिया है। मैं भी जा रहा हूं, मगर सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट तो है, मगर नुकसान कितना होगा जब आप मस्जिदों को बोल देंगे ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, जब आप मस्जिदों को बोल देंगे कि नहीं सिर्फ प्राचीन मंदिरों की हिफाजत होगी, मस्जिदों की नहीं होगी, तो कितना बड़ा नुकसान होगा। जब आपको एक और बात बता रहे अमेंडमेंट में, अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच दिया तो सजा उसकी 2 साल की थी और नॉन बेलेबल था। नरेंद्र मोदी ने कहा कि नहीं, अब सिंपल इंप्रिजमेंट होगा और बेलेबल हो जाएगा। आप कौन सा फायदा पहुंचा रहे हैं? अच्छा, इलेक्शन होगा, इलेक्शन नहीं होगा, अब नॉमिनेट होगा। कोई वक्फ बोर्ड का चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं ला सकता है, देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है, मगर वक्फ बोर्ड के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। 5-5 साल डायरेक्ट मैनेजमेंट में एक्ट में प्रोविजन ले लेंगे और आप कोई आवाज नहीं उठाएंगे जब वक्फ की प्रॉपर्टीज को लूटा जाएगा, दरगाहों को कन्वर्ट कर दिया जाएगा, मस्जिदों को छीन लिया जाएगा। ये तमाम प्रोविजन उस बिल में है। ये प्रोजेक्ट मुस्लिम है जो मुसलमानों को रिलीजियसली भारत से खत्म करना चाहते हैं। मुसलमानों की जो एजेंसी है उसको खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी की सरकार ने ये काम किया है। आप कह रहे हैं कि ट्राइब्यूनल का जजमेंट होगा तो अपील होगी। संशोधन हुआ ओवैसी साहब, उसमें एक खास बात ये थी और के रहमान खान की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की सिफारिशों के बिना पर वो विधेयक लाया गया था और उसमें उसको आधार बनाकर 2014 के भी अपने मैनिफेस्टो में और 2009 के मैनिफेस्टो में भी बीजेपी ये कह चुकी थी कि वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे हो रहे हैं और अतिक्रमण हो रहा है, उसको हम हटाएंगे। तो ये इतना बड़ा यू टर्न कैसे आ गया और इस यू टर्न पर सरकार की घेराबंदी विपक्ष करते क्यों नहीं दिखा? नहीं, ये बीजेपी को 10 साल से ये ख्याल नहीं आया कि इस तरह का कानून लाना है। बीजेपी एक प्रोजेक्ट चला रही है, प्रोजेक्ट मुस्लिम के नाम से, रिलीजियसली मुसलमानों को इरेज करके रख दो और उसको ख़त्म करने का तरीक़ा यह है कि इस तरह का कानून बनाओ ताकि इनकी मस्जिदें इनके कंट्रोल में आ जाएं या उसको तब्दील कर दिया जाए, कंट्रोल करें, दरगाहें उनके कंट्रोल में आ जाए, इमाम बाड़े उनके कंट्रोल में आ जाए। इस तरह का कानून बीजेपी बना रही है कि इस मुसलमानों को जलील और रुस्वा करने की कोशिश की जा रही है, हमको सेकंड ग्रेड सिटीजन बनाया जा रहा है। हिटलर के ज़माने में ऐसी होता था, यहूदियों की इबादत गाहों को निशानदेही की जाती थी, उसको बंद कर दिया जाता था। तो यही काम हो रहा है। नहीं, एक और तस्वीर भी है, पर इसका एक और पहलू भी है ओवैसी साहब। 2010 का लालू प्रसाद यादव का एक वीडियो भी वायरल
किया जा रहा है एनडीए खेमे की तरफ से, जिसमें लालू प्रसाद यादव पटना का रोना रो रहे हैं कि ये वक्फ वाले किसी भी जमीन को वक्फ बताकर और वहां रेजिडेंशियल इमारतें भी खड़े कर रहे हैं। ये लालू प्रसाद यादव कहते पाए गए थे कि ठीक है, कानून ये बना तो रहे हो लेकिन इसमें सख्ती होनी चाहिए। जी, वो 2013 का जब कानून लाया गया, उसके बाद से नीतीश कुमार कितने साल से मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी ने कितने बार उनके सरकार में साथ दिया। तोड़ दीजिए ना। आप तो एक गरीब मुसलमान की झोपड़ी पर उसके बच्चे पर झूठा इल्जाम लगाया कि उसने पाकिस्तान से मैच में जिंदाबाद का नारा लगाया, तो आपने उसके घर को तोड़ दिया जो सुप्रीम कोर्ट को गया अभी केस। आप तोड़ देते ना, क्यों नहीं तोड़ा आपने बुलडोजर से? आप बुलडोजर मासूमों पे इस्तेमाल करते हैं, जो क्रिमिनल्स कब्जा करके बैठे हैं, आप तो इस्तेमाल ही नहीं करते बुलडोजर उनके ऊपर। क्यों? आपके वो ससुराली रिश्तेदार हैं क्या, वो जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हैं? या आपके अब्बा हैं या मामू हैं, क्या है वो बताइए। तो 2013 के जब कानून पास हुआ संदीप साहब, जब अडवाणी थे, सुषमा स्वराज थी, राजनाथ सिंह अभी भी हैं, जिंदा हैं, अडवाणी भी हैं, बीमार हैं, ये सब लोग थे, और वो यूनानिमसली लॉ पास हुआ 2013 का। फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट बीजेपी अंडरस्टैंड नरेंद्र मोदी बताना चाह रहे। आपने बहुत अच्छी बात उठाई यहां पर। 2013 सर्वसम्मति से यूनानिमसली वक्फ संशोधन विधेयक कानून कैसे बन गया, और इस बार इतना घमासान क्यों मचा हुआ है? इसलिए कि नरेंद्र मोदी ये बताना चाह रहे हैं कि मैं हर चीज वो चीज को तोड़ दूंगा। देखिए, अगर आप हिस्ट्री देखेंगे ना, तो मंगोल जब जहां जहां कब्जा करते थे, मंगोल उसको बर्बाद कर देते थे, जमीन दोस्त करते थे। लोग बोलते क्यों कर रहे, तो मंगोल बोलते थे, चंगेज खान की फौज बोलती थी हम बनाएंगे, अब यहां पर अपने लिहाज से बनाएंगे। तो बगदाद में ऐसी किया, जहां जहां मंगोल गए, तो ये तो उन्हीं की आइडियोलॉजी है कि नहीं हम करेंगे, हम तोड़ के बनाएंगे, हम भारत की हिस्ट्री को खत्म कर देंगे, हम भारत के कल्चर को खत्म कर देंगे, हम सिविलाइजेशन चेंज कर देंगे। यही तो काम हो रहा है इस देश में 11 साल से। अब आप ये बताइए, इस कानून से हिंदुओं को नौकरी मिल जाएगी, हिंदुओं में गुर्बत खत्म हो जाएगी। सबसे ज्यादा डेमोग्राफिक डिविडेंड नौजवानों का, हिंदू नौजवानों का है। उनके दिलों में जहर डाल दिए, वो बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने मुसलमानों को सबक सिखा दिया। अबे तुझे नौकरी मिलेगी? कब तक तुम मेरी लाश को देखकर खुशी मनाओगे? कब तक तुम मेरी बुलडोजर से हमारे घर को तोड़कर तुम खुश होगे? कब तक तुम हमारी बर्बादी पर खुश होगे? अरे भाई, तुम खुद बर्बाद हो रहे हो, देश बर्बाद हो रहा है इस प्रोसेस में। वो कोई सवाल ही नहीं कर रहा है। आखिरी सवाल ओवैसी साहब, अब ये चित भी मेरी पट भी मेरी का भी खेल हो रहा है क्या? बीजेपी पर लगातार आप लोग आरोप लगाते हैं कि वो तो हिंदू मुसलमान करते हैं, मुसलमान को दोयम दर्जे का नागरिक बनाने पर आमादा हैं, आपने कहा गुलाम कैदी बनाना चाहते हैं। अगर सरकार कुछ उम्मीद की किरण लेकर भी आती है मुसलमान के लिए, वो कह रही है, तो वहां भी आप मानने को तैयार नहीं। तो सरकार करे तो क्या करे? संदीप साहब, आप मुझे ईद की नमाज रोड पे पढ़ने नहीं देते, और कांवड़ यात्रा पर आप हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हैं, आरएसएस की परेड होती है, रोड पर होती है। कौन सी बात कर रहे हैं भाई आप ट्रेन में मारते हैं। अगर कोई कुरान पढ़ लिया ट्रेन में तो आपने उसको पीट दिया। एक उत्तर प्रदेश में, संदीप साहब, आपके आखिरी सवाल का जवाब, एक दीवानी औरत, मेंटली इंस्टेबल जो कहते हैं, वो बैठकर नमाज की तरह सजदा कर लिया। वो झाड़ों को जाकर लपेट रही थी, दीवार को लपेट रही थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने उस मुकाम के 10 ऑफिशियल को सस्पेंड कर दिया, पुलिस वालों को नोटिस दिया। अरे भाई, वो मेंटली इनस्टेबल है, इस तरह कर रहे हैं। तुम तो मेंटली स्टेबल हो या वो मेंटली इनस्टेबल है? बताओ हमको। ये नफरत नहीं है तो क्या है बताइए आप। ये इस लेवल पर इस देश में मुसलमानों से नफरत पैदा हो चुकी है। ये नफरत के बीज बोए जा रहे हैं, फसल लहलहाने लगी है, या कुछ कीटनाशक भी है इसका ओवैसी साहब? नहीं, मुझे लगता है कि जब तक इस देश के हमारे हिंदू भाई बहन इस बात को महसूस नहीं करेंगे और इस बात को उनको मानना पड़ेगा कि हिंदुइज्म एक धर्म है और हिंदुत्व की आइडियोलॉजी नफरत की आइडियोलॉजी है जिसका धर्म से ताल्लुक नहीं है। जब हमारे हिंदू भाई बहन इस बात को समझ जाएंगे तो मुझे यकीन है कि जो ख्वाब हमारे जंग आज़ादी के बुजुर्गों ने देखा था, जो मिलकर झांसी की रानी के साथ
जो लोग मुसलमान हिंदू मिलकर उस देश को बचाए थे उस जंग आज़ादी में, तभी तो इस मुल्क को छुटकारा मिलेगा इस नफरत से। बहुत बहुत शुक्रिया असदुद्दीन ओवैसी। वक्फ पर घमासान जारी है, इसमें राजनीतिक नफे नुकसान का भी खेल है, लेकिन दरअसल क्या समाज का भी नुकसान हो रहा है अगर ऐसे समाज दो फाड़ होता दिखेगा।